Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is two component system part 2। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टू कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम जैसे कि आपको पता है इसमें कंपोनेंट कितने होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने सिंपल यूटैटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यूटैटिक सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कोई दो कंपोनेंट आपस में कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं बट वो किसी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज़ न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते एंड देन जब वो अपने सॉलिड कंडीशन में आते हैं तब वे एक प्रकार के इंटीमेट मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट मिक्सचर इज़ नोन एज यूटैटिक मिक्सचर, जिसके अंदर हमने टाइप ए के बारे में डिस्कस किया था। टाइप ए हमारा क्या था, टाइप ए जिसके अंदर हमने सिल्वर लेड सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप बी के बारे में। तो देखिए आज का हमारा कंटेंट है, सबसे पहले हमारा आता है सिंपल यूटैटिक सिस्टम, जिसमें हमने टाइप ए के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले टाइप बी के बारे में। ठीक है, टाइप बी जनरली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आज हम फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसका हम डायग्राम देखेंगे कि उसका ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया गया है। देन उस ग्राफ के अंदर हम कर्व ए बी, कर्व बी सी, कर्व सी डी एंड कर्व डी ई के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट है हमारा टेबल ऑफ फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं यूटैटिक सिस्टम का। यूटैटिक जिसका मतलब क्या था, इजी मेल्टिंग, जो कि इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये एज ए लिक्विड फॉर्म में होते हैं तब ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। ठीक है, मिसिबल होते हैं। तो जब इन्हें सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिड स्टेट में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो सॉलिड स्टेट में आने के बाद ये एक प्रकार के इंटीमेट मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट इंटीमेट मिक्सचर इज़ नोन एज यूटैटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमने टाइप ए में डिस्कस किया था इसके बारे में, ये हमारा टाइप ए है। आज हम देखेंगे टाइप बी के बारे में। टाइप बी क्या होता है, इससे पहले टाइप ए देख लीजिए। टाइप ए में हमने क्या देखा था, इन दिस सिस्टम दो कंपोनेंट एज ए लिक्विड फेस आर कम्प्लीटली मिसिबल, मतलब लिक्विड कंडीशन में एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व होंगे बट ये किसी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बट जब ये लिक्विड से सॉलिड फेस में कन्वर्ट होते हैं या इन्हें सॉलिडिफाई किया जाता है तब ये एक प्रकार के इंटीमेट मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट इंटीमेट मिक्सचर इज़ नोन एज यूटैटिक मिक्सचर, जिसके अंदर हमने सिल्वर और लेड सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप बी के बारे में। तो देखते हैं कि टाइप बी क्या होता है। टाइप बी, इन दिस सिस्टम दे आर हाइड्रेट सॉल्ट। ठीक है, मतलब ये एज अ सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन कैसे सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रेट सॉल्ट बनाते हैं। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारा सॉल्ट होगा जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, फेरिक क्लोराइड की बात करने वाले हैं। तो फेरिक क्लोराइड के साथ क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। अब इनमें हाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, कि जब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसी सिस्टम के अंदर तब कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जब ये केमिकल रिएक्शन रन अप होती है, प्रोडक्ट की ओर बढ़ती है, तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है या फिर गेन करता है। ठीक है, तो टू कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म वन और मोर कंपाउंड। अब यहाँ पे बात किया गया है टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट हमारा क्या है, टू कंपोनेंट है हमारा फेरिक क्लोराइड एंड दूसरा कंपोनेंट है हमारा वाटर। तो इन दो कंपोनेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, जब हम इन्हें मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमें एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप बी को जनरली टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले
इन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट 2 कंपाउंड आर कंबाइंड। 2 कंपाउंड जैसे कि फेरिक क्लोराइड एंड वाटर आपस में कंबाइन होंगे और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। याद रखिए टाइप ए में क्या था कि वहाँ पे 2 कंपाउंड एज ए लिक्विड कंडीशन में एक दूसरे में कम्प्लीटली सॉल्यूबल तो होते हैं बट वे न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। लेकिन टाइप बी में क्या होता है, न्यू कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं। देन दे मेल्ट इन लिक्विड फॉर्म। फिर ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एज अ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो रिएक्टेंट के कंपोजिशन से लगभग बराबर होता है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो हमारा फेरिक क्लोराइड और वाटर आपस में जब मिलाया जाएगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे में कम्प्लीटली सॉल्यूबल होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन होगा वो रिएक्टेंट के कंपोजिशन के बराबर होगा। मतलब प्रोडक्ट में आपका फेरिक क्लोराइड ही प्रेजेंट होगा और वाटर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो रिजल्ट दे शो वन कंपोनेंट सिस्टम। चूँकि प्रोडक्ट में ये एज अ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जब FeCl3 प्लस H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाए जाते हैं तो ये FeCl3 12H2O का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस 12H2O में देखिए यहाँ पे फेरिक क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एज अ वन कंपोनेंट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या है आपका, एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड एंड वाटर सिस्टम। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे किस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले इन फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम, दिस इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, the 2 component being ferric chloride and water। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आता है फेरिक क्लोराइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म 4 स्टेबल कंपाउंड ऑफ कंपोजिशन। जब फेरिक क्लोराइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये 4 स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उन 4 स्टेबल प्रोडक्ट्स में क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि पहला देखिए Fe2Cl6 12H2O, Fe2Cl6 7H2O, Fe2Cl6 5H2O, Fe2Cl6 4H2O। इन चारों कंपाउंड जो होते हैं ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। उन चारों में क्या प्रेजेंट है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दस देयर आर 8 फेसेस इन दिस सिस्टम। तो अब अगर हम टोटल सिस्टम की बात करें तो उन 4 स्टेबल कंपाउंड को मिलाकर टोटल 8 फेसेस इसमें पाए जाते हैं। 4 सॉलिड हाइड्रेट 4 फेज जो हमने अभी जस्ट देखा, देन एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, सॉल्यूशन, आइस, वेपर। टोटल कितने फेस हो गए, 4 5 6 7 8, टोटल 8 फेस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस सिस्टम में टोटल 8 फेसेस पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो 8 फेसेस हैं उनका ग्राफ कैसा होता है। तो उसके पहले एक चीज़ और हमको देखनी है कि द कंपोजिशन ऑफ ऑल द 8 फेसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 2 कॉन्स्टिट्यूएंट। चूँकि मैंने 2 कंपोनेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम को हम 3 डायमेंशनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू की जाएगी क्योंकि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा देखिए यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज़ फेरिक क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सो as the observation have been made at constant pressure of 1 atmosphere, the system is treated as condensed system। मतलब इस सिस्टम में भी हम क्या करेंगे, वेपर फेज को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कम्प्लीटली नेगलेक्ट करेंगे, जिसके कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कंडेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो कंडेंस सिस्टम के लिए जो फार्मूला हमने टाइप ए में देखा था लेड सिल्वर सिस्टम के लिए, वही फार्मूला यहाँ लागू होगा।
F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ये फार्मूला कैसे प्रिपेयर किया गया है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। देन नेक्स्ट आपका आता है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम डायग्राम। अब हम इसके ग्राफ की थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। इस ग्राफ को आप लोग थोड़ा ध्यान से और केयरफुली समझिएगा, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट बहुत इजी ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्राफ है वो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच लिया गया है। दो ही वेरिएबल हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर और कंपोजिशन वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कर्व मिले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमको यहाँ टोटल कितने कर्व मिले, 6 कर्व मिले। अब हमें इन टोटल 6 कर्व की स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला कर्व हम देखते हैं कर्व ए बी, ठीक है। हम यहाँ कर्व ए बी की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कर्व ए जो है वो 0 पॉइंट पर है, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या मिला है, फेरिक क्लोराइड में वाटर मिला है। तो वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है, मीन्स आइस फॉर्म में है। 0 डिग्री है मीन्स वो किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में, मतलब फेस कौन सा हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जब हम वाटर में जो कि आइस फेस में है, जब हम उसमें फेरिक क्लोराइड की कुछ मात्रा डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है एज अ कर्व ए बी के फॉर्म में। डाउन क्यों होता है, डाउन होने का रीज़न जान लीजिए, ठीक है। फेरिक क्लोराइड जो होता है एज अ नेचर में जो होता है कंपाउंड जो होता है एज अ सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है। यदि हम फेरिक क्लोराइड को एज अ ओपन एटमॉस्फेयर में और स्पेशली यदि वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जब हम उसे मिलाते हैं तब टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड जो होता है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के कारण उसका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हम उसमें वाटर में डालेंगे तब टेम्परेचर क्या होगा, और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो हमें कर्व किस टाइप का मिलेगा, कर्व ए बी मिलेगा। अब इस कर्व ए बी में आप देख सकते हैं ए, जिसे कि मैंने क्या कहा है, ए क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाएगा, क्योंकि ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें फेरिक क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा ऐड की, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में बी 3 फेसेस यहाँ पे सरवाइव करेंगे, ठीक है। पहला तो आइस, दूसरा सॉल्यूशन, जब फेरिक क्लोराइड एज अ मेल्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, देन वेपर, क्योंकि आइस है तो ठंडी वेपर निकलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में 3 फेसेस आर प्रेजेंट, सो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 होगा, सॉरी। तो इस कंडीशन में देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, तो F इज इक्वल टू कंपोनेंट 2 है, सॉरी इस कंडीशन में वेपर फेस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वेपर फेस नहीं होगा। इस कंडीशन में आपके 2 ही फेस प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ आइस फेस एंड दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, फेरिक क्लोराइड जो मेल्ट होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके 2 ही फेस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। तो इस कंडीशन में F इज इक्वल टू कंपोनेंट आपके 2 थे, एक फेरिक क्लोराइड और एक वाटर, फेस कितने हैं, 2, ठीक है, फेस 2 है प्लस 1। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, 1 बचा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इस सिस्टम का 1 होगा। मतलब आपका ये जो ग्राफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बी को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहा जाता है, क्योंकि बी में क्या हो रहा है, फेरिक क्लोराइड आपका मेल्ट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर डाउन तो हो रहा है लेकिन फेरिक क्लोराइड क्या हो रहा है, उस कंडीशन में मेल्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में बी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यदि हम सिर्फ बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। इस कंडीशन में कंपोनेंट आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है।
जबकि वो मेल्ट हो रहा है। तो आपका फेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +1 = 0। तो बी जो है, बी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा। अब यहाँ पे 3 फेसेस कौन से हैं ये भी जान लीजिए। 3 फेसेस, पहला फेस आपका होगा Fe2Cl6 12H2। जब हम वाटर में फेरिक क्लोराइड को मिलाते हैं तब ये फार्मूला प्रिपेयर्ड होता है Fe2Cl6 12H2, पहला ये, ठीक है। दूसरा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा फेस होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका, FeCl3 फेरिक क्लोराइड का, ठीक है। और लास्ट जो फेस होगा तब आएगा आपका वेपर फेस, ठीक है। तब आपका क्या आएगा, वेपर फेस आएगा। मतलब यदि हम सिर्फ और सिर्फ बी का डिग्री ऑफ कंपोनेंट देखें तो बी का डिग्री ऑफ कंपोनेंट 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी पॉइंट पर, जो सिर्फ बी पॉइंट पर, मैं ए बी कर्व की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, बी की बात कर रही हूँ। बी पॉइंट पर 3 फेसेस अवेलेबल रहते हैं, दैट इज़ फेरिक क्लोराइड, सेकेंड इज फेरिक क्लोराइड वाटर एंड थर्ड इज वेपर। क्लियर है आपको। अब आता है यहाँ पे सेकेंड कर्व है हमारा BC। अब हम बात करेंगे BC कर्व की, इस कर्व की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, बी को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है, या फिर हम इस मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहा जाता है, ठीक है। देन BC, अब हम बात करते हैं कर्व BC की। तो कर्व BC में अब हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब हम उसमें और फेरिक क्लोराइड को ऐड करेंगे। जब हम इसमें फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं, जो कि क्वांटिटी रेस हो रही है, ठीक है, तब जो टेम्परेचर होता है वो रेस हो जाता है। मैंने आपको कहा था फेरिक क्लोराइड एक टाइम पे एज अ कोल्ड कंडीशन में होता है जब उसे कोल्ड वाटर में मिलाया जाता है, लेकिन यदि हम फेरिक क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेस हो जाता है, क्योंकि तब जो बर्फ़ होती है वो कम्प्लीटली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट सी है, पॉइंट सी को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वो होते हैं जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में थे, ए बी में सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मतलब बर्फ़ पिघल गई, जिसके कारण उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। अब कर्व BC की हम बात करें तो कर्व BC का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। कर्व BC का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, देखिए यहाँ पे कर्व BC को क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कर्व कहा जाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी कर्व, जिसका फार्मूला क्या है, Fe2Cl6 12H2, जो पॉइंट B पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो कर्व BC में टोटल कितने फेस पाए जाएंगे, 2 फेस पाए जाएंगे। पहला फेस आपका Fe2Cl6 12H2 का हो जाएगा और एक आपका सैचुरेटेड फेरिक क्लोराइड का हो जाएगा। आइस आपकी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आइस आपकी क्या हो गई, मेल्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 2 ही फेस होंगे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम F = C - P + 1, तो F = 2 - 2 + 1, 2 और 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, F = 1। तो कर्व BC का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। कर्व में आप ध्यान से देखिए, B को क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, C को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्व CD की बात करेंगे। कर्व CD जिसमें हम फेरिक क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज़ करेंगे, मतलब और उसमें फेरिक क्लोराइड हम ऐड करते जाएंगे, तब उस कंडीशन में फिर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होने लगता है और हमें क्या मिलता है, कर्व CD मिलता है। ठीक है, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम यदि कर्व CD का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो कर्व CD का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। देखिए, इसे मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहा जाता है और इस कंडीशन में 3 फेस होंगे, Fe2Cl6 12H2O जो पॉइंट B पर था। ठीक है, उनके सॉरी कर्व CD की बात हो रही ना, तो Fe2Cl6 12H2O जो कि पॉइंट कौन से पॉइंट पर प्रेजेंट है, C पॉइंट पर प्रेजेंट है। Fe2Cl6 7H2O जो D पॉइंट पर बना है, क्योंकि वो क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो वाटर के 12 मॉलिक्यूल थे, उन 12 मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल क्या हो गए, आइस में कन्वर्ट होने लग गए और बाकी के मॉलिक्यूल थोड़े लिक्विड फॉर्म में फेरिक क्लोराइड के साथ प्रेजेंट थे। और देन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल 3 फेस हुए। अब इस 3 फेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, F = C - P + 1, तो F = 2 - 3 + 1, 1 1 कैंसिल हुआ तो 0। कर्व CD का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक बार कर्व CD को देखिए। कर्व CD में पॉइंट D जो है, दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ठीक है, D को क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। यहाँ पे B का फॉर्मूला क्या था, Fe2Cl6 12H2O यही था। D का क्या है, Fe2Cl6 7H2O यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्व DE की बात करेंगे। ठीक है, तो कर्व DE जिसमें हमने और फेरिक क्लोराइड ऐड किया, जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या हो गया, रेस हो गया। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, कर्व DE को सॉल्युबिलिटी कर्व कहेंगे। कौन सा कर्व कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। क्यों सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कर्व BC को भी सॉल्युबिलिटी कर्व कहा गया था और कर्व DE को भी क्या कहा जाएगा, सॉल्युबिलिटी कर्व कहा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर रेस हो रहा है और आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देखिए यहाँ पे इसे सॉल्युबिलिटी कर्व कहा जाता है, जिसमें 2 फेस होंगे, दैट इज फेरिक क्लोराइड Fe2Cl6 7H2O एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कर्व DE, पॉइंट E जो होता है, पॉइंट E इज़ नोन एज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यदि मैं अगेन कर्व EF की बात करूं तो वही, और हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किया फेरिक क्लोराइड का, तो टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, जिसके कारण हमें कर्व EF मिला। अब इस कर्व EF में F जो है, F क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहलाएगा। ठीक है, अब EF वाली कंडीशन में जो हमारा फेस होगा, फेस टोटल कितने होंगे इसमें बता सकते हैं, इस कंडीशन में टोटल फेस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होगा, 0 होगा। अब 3 फेस कौन से होंगे ये भी जान लीजिए। पहला फेस होगा आपका Fe2Cl6 7H2O, दूसरा फेस आपका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा फेस होगा आपका Fe2Cl6 5H2O। ठीक है, 5H2O। तो इस तरीके के 3 फेस होंगे, जिसके कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते जाएगी और हमें कर्व FG, कर्व GH, कर्व HI, कर्व IK, कर्व KL मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रोसीडिंग इन द सिमिलर वे, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहेगी। वी मूव ऑन द पाथ FGHJKL and come across cryohydric point FH and K। क्रायोहाइड्रिक पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कर्व में आपको एक बार और कर्व में दिखा रही हूँ, इस कर्व में ध्यान से देखिएगा।
BDFHK इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। CEGIL इज़ नोन एज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों कहा गया? क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसे मेल्टिंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बी पॉइंट जो है यहाँ पर आइस प्रेजेंट है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका कर्व के बारे में। देन यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में जो आपका पॉइंट बी है, देखिए पॉइंट बी को क्रायोहाइड्रिक मीन्स आपका क्रायोहाइड्रिक मीन्स उसको हम फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो क्रायोहाइड्रिक पॉइंट बी जिसका टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस है, और इस कंडीशन में फेस कौन से है, आइस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 2 बताया था बी पे। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सी जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे 2 फेस थे। Fe2Cl6 12H2n सॉल्यूशन जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, ठीक है। देन क्रायोहाइड्रिक पॉइंट डी जिसका टेम्परेचर 27.4 डिग्री सेल्सियस था, जहाँ पे 3 फेसेस थे। Fe2Cl6 12H2, Fe2Cl6 7H2 एंड सॉल्यूशन। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कर्व में आगे बढ़ते जाएंगे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर डाउन होता है, फिर बढ़ता है, फिर डाउन होता है, और उस बेस पे उसका फेसेस क्या होता है, फेसेस उसके चेंज होते जाते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलता है, या तो 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। क्लियर है। तो ये था आपका आज का टॉपिक फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम, जो कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और उसके अंदर कौन सा एग्जांपल आएगा, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।